अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रा की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हमारे सामने कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हम इनका इन मॉलिक्यूल्स का जब एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो वो किस तरह का अपेयर होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्लोरोप्रोपेन है। तो जो क्लोरोप्रोपेन है, अगर हम इसका लो रेजोल्यूशन एनएमआर देखें, यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि जो क्लोरोप्रोपेन है इसके अंदर 3 तरह के प्रोटॉन हैं। ठीक है, अगर इसको हम कह दें जनाब कि ये ए टाइप प्रोटॉन है, ये बी टाइप प्रोटॉन है और ये सी टाइप प्रोटॉन है। अलग अलग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो दो प्रोटॉन हैं, ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो एक जानिब से क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है और एक जानिब से कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये जो कार्बन सेंटर है इसके पास जो प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी थोड़ी सी। उसकी वजह ये है कि ये क्लोरीन अपनी जानिब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब विड्रॉ करेगा। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनके मुकाबले में थोड़ी कम हो जाएगी। तो इनका थोड़ा सा केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी। ये जो दो प्रोटॉन्स हैं, ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो दोनों जानिब कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, तो इनका जो एनवायरनमेंट है वो इनके मुकाबले में डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक जानिब से क्लोरीन से बॉन्डेड था। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं आपके, ये जिन कार्बन से बॉन्डेड है वो एक जानिब से कार्बन से बॉन्डेड है और एक जानिब से हाइड्रोजन से। तो इसका और इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट इस तरह हो गया, क्योंकि ये दोनों जानिब कार्बन से बॉन्डेड था, ये एक जानिब कार्बन से बॉन्डेड है। तो आपके पास टोटल 3 पीक्स अपेयर होनी चाहिए। यानी इसका अगर हम लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम देखें, तो कुछ इस तरह से हमारे पास पीक आएगी। पहली पीक जो होगी ये आपकी होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन्स होने की वजह से इनकी पीक सबसे ज़्यादा करीब आएगी टीएमएस के। अब बात कर लेते हैं बी की। तो बी के प्रोटॉन्स इनके मुकाबले में थोड़े से डीशील्डेड होंगे, क्योंकि इसका कार्बन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो क्लोरीन से बॉन्डेड है। तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से विड्रॉ करेगा और ये यहाँ से विड्रॉ करेगा। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं इनका सिग्नल इसके बाद अपेयर हो जाएगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डी शील्डेड प्रोटॉन है वो ये दोनों हैं, क्योंकि जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो डायरेक्ट क्लोरीन से बॉन्डेड है। तो क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, तो इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपके पास 3 प्रोटॉन है तो इसकी लाइन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये 2 प्रोटॉन है तो ये लाइन 2 की होगी। यानी ये दोनों लाइंस बराबर होंगी और ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यानी अगर हम इसको रखें, ये 3 प्रोटॉन है, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं और ये 3 है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर की लाइन होगी तो ये 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो ये लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम है। अगर इसका हम हाई रेजोल्यूशन लेते हैं,
तो इसका जो हाई रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह का अपेयर होता है। ये जो पीक है इसके अंदर जो एरिया है वो 3 हाइड्रोजन के बराबर है, इसका पीक एरिया 2 हाइड्रोजन के बराबर है, इसका पीक एरिया 2 हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है जनाब। अब ये जो ट्रिपलेट आ रहा है, सबसे पहले आपको पता है कि सबसे ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन सबसे पहले अपेयर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन्स ये हैं, और क्योंकि इनके बराबर में सिर्फ 2 ही प्रोटॉन हैं तो n+1 के मुताबिक 2+1 3 हो गया, है ना। तो ट्रिपलेट आ गया, वो इसका है। तो यानी ये जो पीक है वो ए के लिए है। ठीक है। अब अगर हम बी की बात कर लें तो बी के देखो इधर भी प्रोटॉन्स हैं और इधर भी प्रोटॉन है। तो रूल नंबर 5 अगर आप दोबारा से याद करें तो Na+1 Nb+1, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 पीक्स आनी चाहिए इन दोनों के लिए। तो यहाँ पर 12 तो नहीं, लेकिन मल्टीप्लेट ज़रूर दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कि वो 12 पीक अलग अलग दिखाए। तो एक मल्टीप्लेट हो जाता है यहाँ पे, कुछ पीक्स मर्ज हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। तो ये बहरहाल जो भी पीक्स थी उनका जो एरिया है वो 2 हाइड्रोजन के बराबर है, और नज़र भी आ रहा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है जनाब। अब जो सबसे ज़्यादा डी शील्डेड प्रोटॉन थे सबसे कोने में नज़र आनी चाहिए। ये डी शील्डेड प्रोटॉन के बराबर में भी 2 प्रोटॉन है, तो इसका सिग्नल सबसे दूर होना चाहिए TMS से, और ये होना चाहिए ट्रिपलेट, क्योंकि n+1 है तो 2+1 3। ठीक है जनाब। ट्रिपलेट आ गया और सबसे दूर यह वाक़ हो रहा है, तो ये होना चाहिए B और ये होना चाहिए C। तो इस तरह से इनके आप स्पेक्ट्रा को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जनाब। सी जिसको एक्सपेंड करके लिखते हैं डायरेक्ट। तो अब ये जो एग्जांपल है, यहाँ आप देख रहे हैं कि क्लियरली ये प्रोटॉन इसकी नौइयत बिल्कुल डिफरेंट है, ये प्रोटॉन है इसकी नौइयत बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन 2 जानिब से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और यहाँ पे जो 3 प्रोटॉन है जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो दूसरी जानिब कार्बन से बॉन्डेड है। तो अगर इसका स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरह से आपका कुछ स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। लो रेजोल्यूशन आप खुद बना लीजिएगा, वो आसान होते हैं। मैं हाई रेजोल्यूशन बना के आपको समझा के आगे चला जाता हूँ, ये आप एक तरह से होमवर्क भी समझ सकते हैं। अच्छा जनाब, अब देखिए ये जो डबलेट आया है ये क्यों आया। अगर हम इसको कहें A और इसको कहें B, ठीक है जनाब, तो डबलेट इसकी वजह से आना चाहिए, है ना। ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा डी शील्डेड होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ये जो हाइड्रोजन होता है 2 तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। एक तो इसका मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 तक हो सकती है, 10 या 11 भी हो जाती है बाज़ औक़ात, इसके साथ अगर कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 प्रोटॉन है ये ज़्यादा शील्डेड है, इनकी वैल्यू पहले आएगी, और इनके बराबर में देखें 3 बॉन्ड का डिफरेंस है, 1 2 3, तो कपलिंग भी होगी। तो n+1 होगा, ये 1+1 2 हो जाएगा, डबलेट बनेगा, डबलेट बन रहा है। तो इनका जो डबलेट है वो ये आ गया। ठीक है। यानी ये जो पीक होगी ये A टाइप प्रोटॉन की होगी, इस तरह की, और ये जो B प्रोटॉन है वो यहाँ अपेयर होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डी शील्डेड है। ठीक है जनाब। अब हम बात कर लेते हैं CH3OCH3 यानी कि डाई मिथाइल ईथर।
अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोटॉन्स हैं और ये जो प्रोटॉन्स हैं, केमिकली ये दोनों बिल्कुल एक जैसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो इनका जो NMR स्पेक्ट्रम होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलेट होगा। ठीक है, लो रेजोल्यूशन में यहाँ पे लाइन आ जाएगी, हाई रेजोल्यूशन में यहाँ सिंगलेट आ जाएगा। मल्टीप्लेट क्यों नहीं आता? क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई विल नॉट इंटरैक्ट, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है तो ये एक ही पीक देंगे जो कि 3-4 के दरमियान आएगी। टेबल से, चार्ट से आप देख सकते हैं कि जब आपके पास ये ईथर लिंकेज हो तो उसके अतराफ में जो कार्बन होते हैं उनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो इन हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि वो 3 से 4 के दरमियान आपको बता देगा, ठीक है। ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू आपकी स्कूच की बुक में भी लिखी हुई हैं, और जो दूसरी हार्वे वगैरह जहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मौजूद है वहाँ पे बाकायदा चार्ट बना हुआ है, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम आपको ये चार्ट देंगे भी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है जनाब। अब चौथा जो हम मॉलिक्यूल डिस्कस करने लगे थे उसको हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल है जो हम एक्सपेंड करके लिख चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है जनाब। तो इसका अगर आप लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ये चले लो आप बना लीजिएगा, हाई हम बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कितनी तरह के प्रोटॉन हैं। देखें, एक तरह के तो ये हो गए, अब इस जैसे दूसरे नहीं हो सकते क्योंकि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। एक तरह के ये हो गए, एक तरह के ये हो गए, और एक तरह के ये प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। इनको हम क्या देते हैं? ए टाइप प्रोटॉन्स। इनको हम क्या देते हैं भाई? बी टाइप प्रोटॉन्स को क्या देते हैं हम? सी टाइप प्रोटॉन। सबसे पहले पीक किसकी आनी चाहिए? देखें, ये प्रोटॉन्स भी डीशील्डेड हैं क्योंकि जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 2 हाथों से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। ऑक्सीजन इज क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम कार्बन। अब ये कार्बन इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ए जो है इसका जो ये जो प्रोटॉन्स हैं जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो दूसरी जानिब भी कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये सबसे ज़्यादा शील्डेड होंगे। तो सबसे जो पहले पीक अपेयर होगी वो पीक होगी ए की, ठीक है। अब ए की पीक तो अपेयर हो रही है, लेकिन ये पीक क्या होगी? ये सिंगलेट होगी, डबलेट होगी, ट्रिपलेट होगी, क्या होगी? क्योंकि इसके बराबर में 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो 2 + 1 = 3, तो ट्रिपलेट आपको नज़र आएगा ये तकरीबन ये 1.1 के करीब। ठीक है जनाब। अब देखिए इसके बाद जो सबसे ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन वो हो जाएगा आपका कौन सा? ज़रा सोचिए, ये होगा या ये होगा? देखिए इसके साथ ये है कि ये जो CH2 ग्रुप होता है इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो वैसे भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CH3। ये डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड है, और कार्बन आपको मालूम है कि कार्बोनाइल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो कार्बन है इसके साथ 3 जो प्रोटॉन्स हैं ये इसके मुकाबले में ज़्यादा शील्डेड होंगे। तो जब इसके मुकाबले में ज़्यादा शील्डेड होंगे और देखिए इसके अतराफ़ में बराबर में कोई प्रोटॉन भी मौजूद नहीं है, तो इसका सिंगलेट अपेयर होगा जो कि 3 से कुछ ज़्यादा की वैल्यू पर होगा, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो ये आपका देखिए क्योंकि इसके बराबर में
3 प्रोटॉन्स हैं तो 3 + 1 क्वार्ट 8 हो गया, तो क्वार्ट 8 यहाँ पे अपेयर होगा। ठीक है जनाब, तो पहले ए अपेयर होगा, फिर सी अपेयर होगा और फिर बी अपेयर होगा। तो इस तरह से ये इसके स्पेक्ट्रा को आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर एक और एग्जांपल जो हमने देखी थी, इथेनॉल की, इसको हम खोल के रख देते हैं, लिख देते हैं। तो आपके ख्याल से इसमें इथेनॉल में कितनी पीक्स आनी चाहिए? सोचिए, क्योंकि बताना तो हमने नहीं। ये अलग प्रोटॉन हो गए, ये अलग प्रोटॉन हो गए, ये अलग प्रोटॉन हो गए। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो 3 पीक्स होनी ही चाहिए। सही है। अब वो 3 पीक्स किस तरह से होंगी? अब यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि जनाब ये ए है, ये बी है और ये सी, इसका हम हाई रेजोल्यूशन NMR बनाएं। हम हाई रेजोल्यूशन NMR बनाते हैं, तो सबसे पहले इसकी ए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शील्डेड, इसकी पीक आनी चाहिए। अब ए के बराबर में 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो 2 + 1 = 3, तो ट्रिपलेट आपके पास ए की पीक आएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा डी शील्डेड है, तो ये सबसे आखिर में ही आएगा। इसके मुकाबले में ये ज़्यादा शील्डेड है ना। तो अब बी की पीक आएगी, लेकिन बी की क्या पीक आएगी? बी के बराबर में आपके पास 1 2 3 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ठीक है। और ये जो आपके पास एक हाइड्रोजन बचा है, इसकी पीक लास्ट में आ जाएगी 1 2 3, 3 बॉन्ड पे एक और हाइड्रोजन भी है, तो ये एक्चुअली मल्टीप्लेट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पीक है जनाब, ये हो जाएगी हाइड्रोक्सिल की, दैट इज़ सी, और इसके साथ ही ये सॉल्यूशन हो जाता है इसके आपके इथेनॉल के स्पेक्ट्रम का। अच्छा, यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा अपेयर होगा, तो आपका काम केमिकल शिफ्ट्स को मैनेज करना नहीं। आप अगर सिर्फ ये भी कर देंगे ना कि सबसे ज़्यादा शील्डेड जो है वो पहले पीक आएगी, और उसकी क्या पीक आएगी, क्या वो सिंगलेट होगा या वो डबलेट होगा या वो ट्रिपलेट होगा, क्वार्टेट होगा, जो भी होगा आप वो बना दीजिए। उसके बाद जो पीक अपेयर होगी वो बना दीजिए, उसके बाद जो पीक अपेयर होगी वो बना दीजिए। तो अगर इनके दरमियान ज़्यादा गैप होगा, जैसे कि आपको मालूम है कि जो मिथाइल है उसके जो प्रोटॉन होते हैं और जो बेंजीन के प्रोटॉन होते हैं, उनमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। एक जानिब वो पीक अपेयर होती है 1.1 से लेकर 2.0 तक, और एक जो बेंजीन की पीक है वो तकरीबन 7 पे अपेयर होती है, तो उसके दरमियान गैप ज़्यादा है। तो ये पता होना चाहिए कि एक पीक बनाई, उसके बाद थोड़ा सा गैप दे के दूसरी पीक बनाई। ठीक है, अगर आप बेंजीन की पीक साइड बाय साइड बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये ख्याल रखते हुए अगर आप इस तरह से पीक्स ड्रॉ कर देते हो ना, केमिकल शिफ्ट ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ स्केच करके आपको कहें कि जी स्केच कीजिए इसका क्या स्पेक्ट्रम होना चाहिए NMR का, तो आपको वो बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कंपाउंड्स की मिसालें हमने लिया। आप मज़ीद कंपाउंड्स इंटरनेट से सर्च कीजिएगा, उसकी मिसालें भी लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।